नमस्कार, स्वागत है आपका। आज अंबेडकर नगर ही नहीं पूरे देश और दुनिया में नशे के चंगुल में लोग फंसते जा रहे हैं। वह चाहे तंबाकू खैनी का नशा हो या शराब का नशा हो, स्मैक, चरस, अफीम, गांजा, भांग का नशा हो, किसी न किसी तरह के नशा के दलदल में लोग फंस रहे हैं। और उसी को देखते हुए आज पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया गया। कहीं पर संगोष्ठी हो रहा था तो कहीं पर एकांकी हो रहा था। अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल में आशीर्वाद फाउंडेशन के बैनर तले एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अंबेडकर नगर के तमाम बड़ी शख्सियत ने शिरकत किया और अपना अपना विचार रखा। सबसे आकर्षण का केंद्र वह पल रहा कि जब दो युवा नशे के दलदल में जो फंस चुके थे, जो बुरी तरह से बर्बाद हो रहे थे, लेकिन वापस आए अपने जीवन के मूल धारा में और नशे को छोड़ने में सफल हुए। सम्मान किया गया उनको पौधा भेंट किया गया और उन्होंने अपनी कहानी अपनी जुबानी लोगों के सामने व्यक्त करते हुए आशीर्वाद फाउंडेशन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर जेके वर्मा, जो अंबेडकर नगर के तमाम लोगों को मानसिक रोग से मुक्त करा रहे हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और अपना विचार व्यक्त करते हुए अपने प्रतिबद्धता को दोहराया कि नशा मुक्ति के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उसके कदम से कदम मिला करके वह चलने के लिए संकल्पित हैं। एक तरफ जहां काउंसलिंग करेंगे, वहीं दूसरी तरफ इलाज का जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था से अवगत कराएंगे। हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे डॉक्टर जेके वर्मा से, करते हैं ढेर सारा सवाल कि आखिर में युवा कितनी तेजी से नशे के चंगुल में फंस रहा है और इस दलदल से बाहर निकलने के लिए उसको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इसमें परिवार की क्या कुछ भूमिका होगी और इसके साथ ही साथ नशे के कारण कौन कितना बर्बाद हो रहा है, कौन कितना दलदल में फंस रहा है। ढेर सारा सवाल। तो चलिए सफर करते हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल की तरफ, जहां पर इस समय एवीएन न्यूज प्लस से बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है डॉक्टर जेके वर्मा। सर, पहला सवाल यही है कि अंबेडकर नगर को आप कहाँ पाते हैं नशाखोरी में? मुझे यहाँ काम करते हुए अंदाजन लगभग 10 से 12 साल हो गया और मैं देख रहा हूँ कि समय के साथ ये नशे का दुष्चक्र बढ़ रहा है। नशा अपना पंजा पहले से ज़्यादा फैला रहा है। नए तरह के नशे आजकल ईजाद हो रहे हैं, पुराने नशे नए तरीके से यूज किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया नया तरीके का नशा पैदा कर रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आज का युवा नशे की गिरफ्त में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। हो सकता है कुछ नशे पहले से कम हुए हों, जैसे कि तंबाकू, लेकिन अन्य नशे मैं कहूँगा कि पहले से ज़्यादा गंभीरता से हमारे आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। जी सर, स्टेटस सिंबल माना जाता है सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाना, और मैं देखता हूं कि ग्रेजुएशन स्टेज पर पहुंचने पर खास तौर पर जो हॉस्टल बॉय होते हैं या परिवार से अलग रह करके पढ़ाई करते हैं। यहाँ तो बहरहाल वो कल्चर नहीं है, यहाँ बाहर के लड़के या परिवार में रहने वाले, लेकिन एक स्टेटस सिंबल भी है नशा। कोई पार्टी सार्टी होती है, उसमें अगर शराब का पैक जाम से जाम न टकराए तो अधूरा सा लगता। जी, जब मैं कभी कभी तहसील तिराहे से गुजरता हूँ तो ज़रूर मुझे कुछ बच्चे यूनिफॉर्म पहने हुए सिगरेट और चाय फूंकते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। कष्ट होता है देखकर कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, लेकिन ये युवावस्था है ही ऐसी। ये नए नए प्रयोग करना इसका फितरत है, तो आप युवाओं को मना नहीं कर सकते हैं। आप डिमांड कम कराइए। डिमांड कैसे कम कराएं? हमें अपने बच्चों पर निगरानी करनी है, देखना है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी संगत क्या है, किससे मिल रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, कितना समय इंटरनेट पर बात कर रहे हैं। तो जितना हम अपने बच्चों के नज़दीक जाएंगे, नज़दीक में मन से नज़दीक जाने की बात कर रहा हूँ, जितना हम उनके नज़दीक रहेंगे उतना हम उनको नशे से दूर पाएंगे। वरना आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली नशे से नज़दीक जा रहे हैं। अल्कोहल मेरे ख्याल से और तंबाकू, ये दो चीज, तंबाकू तो हर घर में देखा जा रहा है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में एक जेनेटिक हो गया है, अनुवांशिक हो गया। दादाजी खाते थे, पिताजी, बच्चा भी, आने वाला पीढ़ी भी।
और अल्कोहल भी इसी तरह से, ये दोनों लोगों के शरीर पर क्या कुछ नुकसान पहुंचा रहा है और क्या तस्वीरें आपके सामने आ रही प्रकार के कैंसर आप नाम ले सकते हैं, वो सब प्रकार के कैंसर आपके शरीर में करते हैं। आपके मुख से लेके गुदा द्वार तक जितने अंग आप जानते हैं नाम ले लीजिए, सबके कैंसर करते हैं ये। इसके अलावा तंबाकू वालों को पेट की समस्याएं रहती ही हैं, उनका पेट नहीं साफ होता, कब्ज की समस्याएं रहती हैं, उनका वजन कम होता है, पाचन सही नहीं रहता, लीवर खराब होता है। शराब वालों में आप जानते हैं कि लीवर खराब हो जाता है उनका, ब्रेन काम करना बंद कर देता है उनका, आंखें खराब हो जाती हैं उनकी, याददाश्त डिमेंशिया बीमारियां हो जाती हैं उनकी। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि शराब और तंबाकू भी व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करते हैं और बुरी तरह प्रभावित करते हैं। जी। है? इसको कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है कि जो आपके पास आकर के कहते हैं, रहम की भीख मांगते हैं कि साहब हमको इस दलदल से निकलना है? तो इस तरह के लोगों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत? हालांकि ये प्रतिशत बहुत ही कम है अभी। अगर मैं कहूँ हमारे प्रतिदिन की ओपीडी में 10 लोग से ज़्यादा हमारे पास नहीं आते हैं नशा मुक्ति के लिए। ये संख्या बहुत कम है, लेकिन ये संख्या कम होने का मतलब नहीं कि आप आशा छोड़ देंगे। हम इसी संख्या को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशा से मुक्त हो सकें, ये ज़रूरी नहीं कि सबको इलाज की आवश्यकता ही पड़े। कई लोगों को सिर्फ काउंसलिंग से, मित्रों की हेल्प से, हमारे पास गैर सरकारी संस्थाएं उनकी मदद से भी नशा छोड़ सकते हैं लोग जो सामान्य नशा वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये गिनती और पहले से ज़्यादा बढ़े। क्या रोल होता है पर्सनल पर और क्या रोल होता है परिवार पर नशा छुड़ाने के इस सफर में? जब हम लोग नशा मुक्ति की शुरुआत करते हैं, व्यक्ति हमारे पास या स्वयं आता है या घर वाले ले आते हैं, तो ज़्यादातर मेरा फोकस घर वालों पे रहता है कि इनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। घर वालों की मदद के बिना नशा छोड़ने वालों की प्रतिशत बहुत कम है। तो जब आप नशा छोड़ते हैं, तो नशा जो जगह खाली किया, उस जगह को लेने के लिए कुछ तो होना चाहिए। वो क्या होगा? वो आपके रिश्ते होंगे, आपका परिवार होगा, आपके मित्र होंगे, आपके संबंधी होंगे, आपका कार्य होगा, आपके पैसे होंगे। अगर इन चीज़ों को हम जो खालीपन नशा छोड़ दिया है, परिवारजनों की मदद से भर पाएँ, तो नशे की समस्या से मुक्ति मिलना असंभव नहीं है। एक नशाखोर आदमी बनता कैसे है? हम लोग कहते हैं कि नशा के लिए 3 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। बायो साइको सोशल मॉडल कहते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे जीन में, हमारी आनुवंशिकी में कुछ कारण मौजूद हैं कि हमारे परिवार में नशे करने वाले लोग पहले से रहे हैं। इसका मतलब हमें अन्य आम लोगों के मुकाबले कुछ ज़्यादा है चांस नशा करने का। फिर जब हम बढ़ रहे हैं, जब हमारी बच्चे थे, बड़े हो रहे हैं, तो हमारा परवरिश कैसे हुई, कितना प्रेम मिला, कितना लाड मिला, कितना हमें मार पिटाई तो नहीं हुई, कितनी हिंसा हमने देखी, कितना तनाव हमने देखा। तीसरा सोशल, कि हमारा समाज कैसा है, कि हमें गरीबी कितनी है, अमीरी कितनी है, हमारे पास सुविधाएं कितनी हैं। तो बायो साइको सोशल मॉडल होता है। आखिरी में जब आदमी शुरू करता है, शुरुआत कभी कभी ये किसी एक्सपीरियंस मज़े के लिए हो सकती है, किसी तनाव से मुक्ति के लिए हो सकती है, मतलब खुश होने पर भी हो सकती है, दुखी होने पर भी हो सकती है। लेकिन जब आप एक बार शुरू होते हैं तो फिर पीछे लौटने का रास्ता बहुत मुश्किल और टेढ़ा होता है। मैंने देखा नशाखोर बहाना ढूंढते हैं, बेटा पैदा हो गया तो जश्न मनाने में पैक तो जरूरी है, और कुछ अगर मान लीजिए बेटा गुजर गया तो उस गम में पैक तो जरूरी है, बहुत ज्यादा गमज़दा हूँ। तो एक बहाना भी लोग ढूंढते हैं, बस उनका मोटिव होता है कि पैक कैसे लड़े। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर इस विषय पर हम चर्चा करें तो एक लंबी वार्ता हो सकती है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके ज़हन में कभी-कभी आता है कि हम जो गुटखा खा रहे हैं, हम जो अल्कोहल ले रहे हैं, हम जो स्मैक पी रहे हैं, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं और वह परिवार में या अपने मित्रों में इस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहते, सीधे आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो क्या कुछ उनके लिए प्राइमरी लेवल पर फर्स्ट स्टेज क्या होगा? जी, इसके लिए जब मैं कहता हूँ, जब आप नशा मुक्ति के बारे में मन में विचार आए, तो हमेशा ये सोचिए कि नशा भी एक गंभीर, बार-बार होने वाली मानसिक बीमारी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी हो जाए। व्यक्ति को जब डायबिटीज़ होता है,
कई बार जब पता लगता है तो आदमी परेशान होता है, फिर कुछ खाने पीने में परहेज करता है, नहीं कंट्रोल होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है, कुछ दिन कंट्रोल रहता है, कुछ महीने कंट्रोल रहता है, फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि भाई पार्टी में गया, रसगुल्ला खा लिया, फिर बढ़ जाता है, तो आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक यही नियम आपको अपने नशे के लिए अप्लाई करना है कि हम नशा हम कर रहे हैं, इसका हमें हल निकालना है। पहले हम खुद कोशिश करके देख लेते हैं, नहीं हो पा रहा है तो हम चलते हैं मदद लेते हैं। इसमें हम मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे-अच्छे हैं। आजकल जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता है। जो लोग प्राइवेट को नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। इलाज शुरू करिए। कई बार दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार पड़ती है। जब पड़ेगी तो दिया जाएगा, वरना काउंसलिंग, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी हम लोग शुरू करेंगे। बीच-बीच में जैसे आदमी रसगुल्ला खा लेता है, वैसे बीच-बीच में कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि आपने फिर नशा ले लिया, नहीं रहा गया। उस समय निराश नहीं होना है। फिर से एक बार उठ खड़ा होना है, दोबारा आना है, दोबारा हेल्प लेनी है। ये अगर हम लोग ये प्रक्रिया कुछ महीनों, अमूमन मैं कहता हूँ 2 साल तक चलाएँ, तो नशा छूटने की संभावना काफ़ी हद तक ज़्यादा है। आज के कार्यक्रम में ही मैं उनको व्यसन मुक्त भारत योद्धा सम्मान से सम्मानित किया मैंने उनको आज। मैं वास्तव में उनको योद्धा मानता हूँ कि इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा, इस पे विजय पाई। उनका नाम एक श्री उमेश यादव जी हैं, एक सुखदीप वर्मा जी हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो सामने नहीं आ पाए। किन्हीं कारणों से लोगों को अजीब लगता है, लेकिन कम से कम 2 लोग जो सामने आए, तो ये 2 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैसे नाम हैं जो इस दलदल में बहुत गहरे तक फँसे हुए थे, लेकिन इन्होंने कुछ हमारी मदद से, कुछ अपना जो इनके अंदर विल पावर थी उसको इस्तेमाल किया और आज ये लोग इस दलदल से बाहर हैं। उससे बड़ी बात, ये लोग दसियों बीसियों लोगों को इस दलदल से बाहर निकालने का काम कर चुके हैं। उनकी लाइफ आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। वो एक अच्छी कंपनी में, एक इस बैंक में अच्छे एम्प्लॉई हैं, अच्छा सा काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, जीवन में अच्छा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसके मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने समाज में जो परिवर्तन लाया। जी। डॉक्टर साहब, तंबाकू के नशा को लोग छोटी नशा समझते हैं। अमूमन हर घर में एक दौर था कि जब बीड़ी मिलता था, बीड़ी तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अब तंबाकू लगभग हर घर में मिलता है। किसी न किसी बहाने यूज़ करते हैं लोग, चाहे गुल के बहाने यूज़ करते हों या ठोक पीट के चूना मिला करके करते हैं। पान खाना और मसाला खाना, गुटखा खाना, ये सब सारी इसको छोटा नशा लोग समझते हैं। मैं तंबाकू के नशे को, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गुटखा हो, सबसे गंभीर नशा के रूप में मानता हूँ। क्यों? इसकी 2 वजहें हैं। अगर 100 लोग अल्कोहल लेना शुरू किए अपने जीवन में, तो उसमें सिर्फ 10% लोग, 100 में 10 लोग ही नशे के बीमार या नशेड़ी जिनको आप कह सकते हैं वो होंगे। अफीम 100 लोगों ने ली, तो उसमें सिर्फ 10-11 लोग नशे के शिकार होंगे। गांजा भांग लिए 11-12 लोग होंगे नशे का शिकार। लेकिन अगर 100 लोग तंबाकू का इस्तेमाल शुरू किए, उसमें से 68 लोग नशे के रोगी बन जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं वास्तव में कितना गंभीर नशा है। उससे बड़ी बात, ये आपको दिखता नहीं है इसमें कोई समस्या होती हुई, लेकिन जब कैंसर होते हैं, जब कैंसर का मरीज दिखाने जाता है, तो डॉक्टर साफ-साफ ये कहता है कि आपकी तंबाकू से ये कैंसर हो रहा है। तो सोचिए, आप जब लेते हैं आप तंबाकू, खैनी या गुटखा, पे लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। तो अगर इतनी बड़ी बीमारी से बचने का एक तरीका हो सकता है कि तंबाकू ना लें, तो आप कैंसर जैसे मर्ज से बच सकते हैं। तो क्या बुराई है? इसके अलावा भी आपने एक बार मुझसे शेयर किया था कि आँखों की रोशनी कम होना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, हेयर फॉल होना, चेहरे में झुर्रियाँ होना, इस तरह के भी सिम्पटम्स आते हैं। तो आदमी का एक शाइनिंग, लाइफ की शाइनिंग खत्म कर देता है तंबाकू। तंबाकू और अल्कोहल, ये 2 नशे ऐसे हैं जिनका हर शरीर के हर अंग पे दुष्प्रभाव पड़ता है। आपके स्किन से लेके अंग, आमाशय, पेट, लीवर, किडनी, आँख, दिमाग, हर अंग पे ये दुष्प्रभाव डालते हैं ये। तो वास्तव में तंबाकू और अल्कोहल को मैं बड़ा नशा मानूँगा, अफ़ीम या स्मैक जैसी चीज़ों को मैं छोटा नशा मानता हूँ इसीलिए। अगर कोई कमबैक होना चाहता है, वापस पटरी पर लौटना चाहता है, तो आपका आशीर्वाद फाउंडेशन कितना मदद उसकी कर सकता है? आशीर्वाद फाउंडेशन के ज़रिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहला
जागरूकता फैलाना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिशा में सोच सकें, लोग और उनके घर वाले। दूसरा, जो लोग सोच पा रहे हैं उनकी मदद हम कर सकें। तीसरा, अगले कुछ महीनों या सालों में हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को जो कम से कम गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उनका हम इलाज, दवाइयाँ मुफ्त में हम प्रोवाइड करा सकें। ये हमारी कोशिश हो सकता है अगले कुछ महीनों या सालों में फलीभूत दिखाई पड़ सके आप। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी वक्त दिया और नशा जैसा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है। आप हमेशा कहते हैं कि इंसान में नशा होना चाहिए तो बादशाहत पैदा करने की, इंसान में नशा होना चाहिए शोहरत पैदा करने की, इंसान में नशा होना चाहिए डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। इस तरह के नशे के हमेशा आप पक्षधर रहे हैं और ख़ास तौर पर युवाओं को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। किसी न किसी बहाने आप हमेशा सोशल मीडिया पर आकर के जन जागरूकता का एक अभियान छेड़ते हैं और आज भी आपने एक संगोष्ठी के माध्यम से पूरे जिले के लोगों को, प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को जागरूक करने का पूरा आपने प्रयास किया। इतनी लंबी बात आपने किया और आपका आशीर्वाद फाउंडेशन का दरवाज़ा हमेशा खुला है कि अगर कोई भी काउंसलिंग के लिए आना चाहता है, सलाह के लिए आना चाहता है या इलाज के मार्गदर्शन के लिए आना चाहता है तो आप हमेशा मदद करेंगे। इस तरह की आपकी वचनबद्धता रही। आपको सारे दर्शकों की तरफ से एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत आभार ज्ञानी जी। धन्यवाद।